प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं पवन कुमार मीना, सहायक आचार्य हिंदी, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले भाग में रघुवीर सहाय जी, जो आधुनिक कविता के अच्छे कवि हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ा और अंतरा भाग 2 के अध्याय 6 में जो हमारे कविताएं ली गई है रघुवीर सहाय जी की, उनके कठिन शब्दार्थ पढ़े थे। आज हम रघुवीर सहाय जी की पहली कविता बसंत आया, उस कविता का सार और सार के साथ साथ इस कविता के संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या व विशेष आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम बसंत आया कविता का सार जान लेते हैं। तो पहली पंक्ति में देखिए, सबसे मुख्य बात कही गई है, इसके सार रूप में जो बात कही गई है, बसंत आया जो कविता रघुवीर सहाय ने लिखी है, उसमें हमसे कहा गया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। आज हम प्रकृति के इतने अंतरंग नहीं रहे हैं, हम प्रकृति से दूर हटते हुए जा रहे हैं, हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को समझ नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है। हम प्रकृति के प्रति उदासीन हो रहे हैं। बसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। विडंबना देखिए जीवन की कि बसंत ऋतु जब भी आती है, ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह स्वभावतः घटित होते हैं। हमारी जो वर्ष भर में ऋतुआँ आती है, उनमें प्रकृति में परिवर्तन पहले की तरह ज्यों का त्यों होता है, अर्थात गर्मी से बरसात, बरसात से सर्दी, सर्दी से गर्मी। जो ऋतुएं बदलती है उसमें प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है और ये पहले भी होता था और आज भी होता है। जैसे कि पत्ते झड़ते हैं, जैसे कि जब बसंत ऋतु आती है उससे पहले कुछ परिवर्तन होते हैं। पत्तों का झड़ना, पत्तों के झड़ने के बाद नई कौंपलें फूटती है, अर्थात नए पत्ते आते हैं। हवा बहती है और हवा चलती रहती है। ढाक के जंगल दहकते हैं। ढाक एक वृक्ष होता है जिसका अर्थ होता है पलाश। पलाश का जो वृक्ष होता है उसमें लाल फूल आता है, तो जंगलों में पलाश के अनेक फूल आ जाते हैं, अर्थात जंगल पलाश के लाल फूलों से भर जाते हैं और ऐसे लगने लगते हैं जैसे कि वहाँ पर अग्नि लगी हुई हो, अर्थात दहक रहे हो पलाश के जंगल। कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं। बसंत ऋतु आने से पहले जो भंवरे होते हैं, जो बहुत ही कोमल होते हैं, वो भंवरे अपनी मदमस्त मस्ती में झूमते रहते हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। लेकिन हम ये जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, इन पर हमारी निगाह नहीं जा पाती, हम इनको पहचान ही नहीं पाते, हम निरपेक्ष बने रहते हैं, हम इन सब से दूरी बनाए रहते हैं, हम इनको जान ही नहीं पाते, इन सब से हम अनजान बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। इस कविता के माध्यम से, बसंत आया कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने हमारी आधुनिक जीवन शैली, अर्थात हम आज का कैसा जीवन जीने लगे हैं, इस शैली पर व्यंग किया है। अर्थात पहले के जो लोग थे वो ऋतुओं में परिवर्तन जब होते थे तो उसके आधार पर और ऋतुओं का पता लगा लेते थे, मौसम परिवर्तन का पता लगा लेते थे। लेकिन आजकल हम अपनी आधुनिक जीवन शैली में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमको ऋतुओं के बदलने का पता ही नहीं चलता है। इस जीवन शैली पर, इस प्रकार की जीवन शैली पर यहाँ पर रघुवीर सहाय जी ने हमको व्यंग के माध्यम से बताया है कि हमारी जीवन शैली आज किस प्रकार से खराब होती जा रही है। हमारी जीवन शैली को हमें सुधारना होगा। आगे कहते हैं, इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। इस कविता में, बसंत आया कविता में, जीवन की कई समस्याओं की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें प्रमुख समस्या यही है कि हम प्रकृति से कटते हुए जा रहे हैं, प्रकृति को हम अपना नहीं पा रहे हैं और प्रकृति से हम अपने अंतरंग संबंध नहीं जोड़ पा रहे हैं। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भी भरपूर प्रयोग किया है। प्रकृति से हमारी आत्मीयता बनी रहे,
प्रकृति से हमारी नज़दीकी बनी रहे, इस नज़दीकी को व्यक्त करने के लिए यहाँ रघुवीर साय जी जो कवि हैं उन्होंने बसंत आया कविता में तद्भव शब्दों का, तद्भव शब्द जो तत्सम शब्दों से बनते हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का जो बदला हुआ रूप है वो तद्भव शब्द कहलाता है। तद्भव को हम देशज शब्द भी कहते हैं। तो इस कविता में, बसंत आया कविता में, कवि ने तद्भव शब्दों और क्रियाओं का बहुत सा प्रयोग किया है। कविता में हम आपको इन तत्सव और तद्भव शब्दों के बारे में बताएंगे। अशोक, अशोक वृक्ष होता है। मदन महीना, मदन कामदेव को कहते हैं, और महीना मास, कामदेव का मास अर्थात बसंत ऋतु। बसंत ऋतु माघ और फाल्गुन के महीने में आती है, तो मदन महीना बसंत ऋतु को कहा गया है। पंचमी बसंत ऋतु में माघ मास की पंचमी को कहा गया है। नंदन वन, नंदन वन इंद्र के उपवन को या इंद्र के उद्यान को कहा गया है। नंदन वन आनंद देने वाले वन को भी कहा जाता है, तो आनंददायी वन या इंद्र का उपवन, इसको नंदन वन कहा गया है। ऐसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभवों की भाषा इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ी करती है। हम आज आधुनिक जीवन जी रहे हैं, आधुनिकता में जीवन जी रहे हैं हम, लेकिन फिर भी इसमें प्राचीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, और ये जो शब्द हैं वो हमको अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताते हैं। जो अनुभव हमने अपने जीवन में इकट्ठे किए हैं उन अनुभवों के बारे में ये शब्द बताते हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं? अशोक, मदन महीना, पंचमी और नंदनवन आदि। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। इस कविता में हमको अनेक जगह पर ऐसा लगेगा कि बिंब बन रहे हैं। बिंब अर्थात किसी चीज़ को विचार करके और मस्तिष्क में विचार के माध्यम से उनके चित्र से दिखाई देने लगे, उन्हें बिंब कहते हैं। प्रतीक, किसी प्रतीक के माध्यम से अपनी बात को कहना, तो बिंबों और प्रतीकों का बसंत आया कविता में बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, बहुत ही सुंदरतम रूप से प्रयोग किया गया है। कविता पढ़ते समय हैं हम इन बिंबों और प्रतीकों की भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये बसंत आया कविता का सार है, और बसंत आया कविता यही कहती है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति से हम दूरी नहीं बनाएं, प्रकृति से हम कटे नहीं। और आज का जो मनुष्य है वो प्रकृति से रिश्ता तोड़ता जा रहा है, इस विडंबना को इस कविता में दर्शाया गया है। यहाँ बसंत आया कविता का जो सार है वो आपके लिए, जब आप इस कविता की व्याख्या करोगे तब प्रसंग का कार्य करेगा, तो इसको ध्यान से हमको पढ़ना है। जो मैंने आपको बताया कि ऋतुओं में परिवर्तन पहले की ही तरह होते हैं, पत्ते झड़ते हैं, पत्ते झड़ने के बाद उन पर नई कोंपलें फूटती है, नए पत्ते आ जाते हैं, हवा बहती है, ढाक के जो जंगल है, पलाश के जो जंगल है वो लाल फूलों से भर जाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि दहक रहे हो, अर्थात धधक धधक कर जल रहे हो। कोमल जो भ्रमर है वो अपनी मस्ती में झूमते रहते हैं। कोयल जो है वो अपनी मधुर मीठी आवाज़ हमें सुनाती है, लेकिन हमारी नज़र इन परिवर्तनों पर नहीं जाती, जबकि हम तो कैलेंडर में देख करके, पंचांग में देख करके ये बताते हैं कि अब बसंत पंचमी आ गई है, अर्थात बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये बसंत आया कविता का सार था। अब हम बसंत आया कविता पढ़ते हैं। देखिए, बसंत आया कविता सर्वप्रथम हम इसका वाचन करते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते। कल मैंने जाना कि बसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे पदे, दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक
भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। ये बसंत आया कविता का वाचन हमने किया। अब यहाँ देखिए, बसंत आया कविता छंद मुक्त कविता है, इसलिए छंद युक्त कविताओं की तरह इसे उस प्रवाह में नहीं गाया जा सकता, लेकिन छंद मुक्त कविता में भी एक प्रवाह जरूर होता है। तो इस प्रकार से इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखोगे, ध्यान से सुनिए। संदर्भ में आप लिखोगे, यह पद्यांश या ये पद्यावतरण की पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है। इसके रचयिता कवि रघुवीर सहाय है और रघुवीर सहाय की कविता बसंत आया से ये पंक्तियाँ उद्धृत है, संकलित है। इस प्रकार से आप संदर्भ लिखोगे। इसके बाद आप प्रसंग लिखोगे इस कविता का। तो प्रसंग में हम लिखेंगे, यहाँ आधुनिक कविता के सिरमौर कवि रघुवीर सहाय जी और हमसे कहना चाहते हैं कि आजकल हमारा प्रकृति से लगाव दूर होता जा रहा है, प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है, हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। प्रकृति में पहले जैसे परिवर्तन अब भी होते हैं, पहले की ही तरह यहाँ भौरे गुंजार करते हैं, पहले की ही तरह यहाँ पर पतझड़ में पत्ते पीले पर पड़ के गिर जाते हैं और नई नई कौंपलें फूटने लगती है, अर्थात नए नए पत्ते फूटने लगते हैं, हवा बहती है, कोयल अपनी सुंदर व मधुर वाणी में हमें अपना गीत सुनाती है, परंतु फिर भी हम इन सब परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम अपने जीवन अनुभवों से बसंत के बारे में नहीं जानते, जबकि आजकल कैलेंडर के माध्यम से और हम बसंत के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर रघुवीर सहाय जी हमको प्रकृति के साथ अंतरंगता रखने, प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और रघुवीर सहाय जी इस कविता के माध्यम से हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, जिसमें हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं, उस पर करारा व्यंग करते हैं और इस प्रकार से आधुनिक मानव जीवन की समस्याओं को उजागर करते हैं। यह आप लिखोगे प्रसंग में। इसके बाद आप कठिन शब्दार्थ लिखोगे। कठिन शब्दार्थों में हमने बसंत आया कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ पहले भी पढ़े हैं, एक बार फिर देखिए। यहाँ पहला कठिन शब्दार्थ है पहली पंक्ति में दा। दा शब्द आया है यहाँ पर। दा का अर्थ होता है दादा या बड़ा भाई। दूसरी पंक्ति में कू की शब्द आया है, इसका अर्थ है कूकना अर्थात बोलना। तीसरी पंक्ति में चुरमुराए शब्द आया है, तो पत्तों के ऊपर जब हमारे पैर पड़ते हैं तो चरमर की आवाज़ जो आती है उसको चुरमुराए बोला जाता है। इसके बाद चौथी पंक्ति में तरुवर शब्द आया है। तरुवर शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, छाया देने वाले वृक्ष, छायादार वृक्ष। पांचवी पंक्ति में पियराए अर्थात पीले पड़े हुए, जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं उनको पियराए बोलते हैं। इसी प्रकार से फिरकी शब्द आया है छठी पंक्ति में। फिरकी का मतलब है चक्री या फिरकी का मतलब है एक प्लास्टिक या लकड़ी से बना हुआ खिलौना जिसको हम फिराते हैं तो वो चारों तरफ घूमता है। एक अंग्रेजी शब्द भी इस कविता में प्रयुक्त हुआ है फुटपाथ। सड़क के दोनों किनारे जो पैदल चलने का मार्ग होता है उसको फुटपाथ कहते हैं। सड़क के किनारे दोनों तरफ पैदल चलने के मार्ग को फुटपाथ कहा जाता है। इसी प्रकार से मदन महीना शब्द आया है। मदन का अर्थ है कामदेव, महीने का मतलब मास, अर्थात कामदेव का महीना, अर्थात जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन का समय होता है उस महीने को कामदेव का महीना अर्थात मदन महीना कहते हैं। माघ का महीना, फाल्गुन का महीना जब बसंत ऋतु चलती रहती है। इसी प्रकार से दफ्तर शब्द आया है। दफ्तर का अर्थ यहाँ पर होगा कार्यालय।
इसी प्रकार दहकना शब्द आया है, दहकना का अर्थ होगा जलना। इसी प्रकार दहर दहर शब्द आया है, इसका अर्थ होगा धधक धधक कर। इसी पंक्ति में ढाक शब्द भी आया है, ढाक का अर्थ होगा पलाश। इसके अलावा नंदन वन शब्द आया है, इसका मतलब है इंद्र का उपवन या फिर आनंद प्रदान करने वाला वन। भौर शब्द आया है, भौर शब्द का अर्थ है भंवरे। पिक, पिक शब्द का अर्थ है कोयल। मधु, मस्त, मधु का मतलब है रस। तो फूलों का रस पीकर जो मस्त हो गया हो, जिसको मस्ती छा गई हो, उसको मधुमस्त कहते हैं। नगण्य, एक शब्द नगण्य भी हमारे सामने यहाँ आया है। नगण्य का अर्थ होता है तुच्छ, अर्थात जो गणना करने लायक नहीं हो। तो इस प्रकार से इस कविता में अनेक कठिन शब्दार्थ आए हैं। आपको 5 से 7 कठिन शब्दार्थ इसकी व्याख्या करते समय लिखने हैं। इसके बाद चौथा जो बिंदु है वो व्याख्या होगी, और अब हम बसंत आया कविता की विस्तृत व्याख्या करते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। यहाँ आधुनिक कविता के प्रखर व्यक्तित्व के धनी कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरी बहन मुझे बड़े प्रेम से और मधुर स्वर में दा कह करके बुलाती है। दा का अर्थ है दादा, अर्थात बड़ा भाई। जैसे मेरी बहन मुझे बड़े प्रेम से और बड़े ही मधुर स्वर में दा अर्थात दादा या बड़ा भाई कह करके बुलाती है, ठीक उसी प्रकार किसी मकान के ऊपर या किसी मकान में जो अशोक का वृक्ष उगा हुआ है, बंगला शब्द यहाँ मकान के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वैसे ही किसी मकान में किसी तरु अर्थात मकान में जो अशोक का वृक्ष उगा हुआ है, उस पर कोई चिड़िया कूकी, उस पर कोई चिड़िया बैठी थी। यहाँ चिड़िया कोयल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उस अशोक के वृक्ष पर कोई कोयल बैठी हुई थी, वो भी मधुर आवाज़ में कूकने लगी, अर्थात वो भी मधुर एवं सुंदर बोल हमको सुनाने लगी, मीठे बोल वह कोयल हमको सुनाने लगी। जैसे कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि जैसे मेरी बहन मुझे बड़े ही मधुर स्वर में और प्रेम से दादा अर्थात बड़ा भाई कह करके पुकारती है, उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का अर्थ है किसी मकान में जो अशोक का वृक्ष लगा हुआ था, जो अशोक का वृक्ष उगा हुआ था, उसके ऊपर बैठी हुई चिड़िया अर्थात कोयल अपने मधुर स्वर में कूकने लगी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। तीसरी पंक्ति से पहले चौथी पंक्ति का अर्थ हम करते हैं। ऊंचे तरुवर से गिरे, सबसे पहले चलती सड़क के किनारे, यहाँ कवि रघुवीर सहाय जी कह रहा है कि जब मैं सड़क के किनारे चल रहा था तो सड़क के किनारे दोनों तरफ लाल बजरी जमी हुई होती है। सड़क जहाँ से निकलती है उसके दोनों तरफ जो पैदल चलने का मार्ग होता है उसमें लाल बजरी बिछी हुई थी, और सड़क के दोनों ओर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हुए थे, ऊंचे तरुवर, ऊंचे ऊंचे पेड़ जो सड़क के किनारे खड़े हुए थे, उनसे गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। उन पेड़ों में जो पत्ते थे वो अब पीले पड़ करके और झड़ रहे हैं, और वो पत्ते झड़ करके और सड़क के किनारे जो लाल बजरी बिछी हुई है दोनों तरफ, उन पर वो पत्ते गिर रहे हैं। और जब हम सड़क पर चलते हैं तो वहाँ पर उन पत्तों के ऊपर हमारे पैर पड़ते हैं। चुरमुराए पाँव तले, पाँव जब हमारे उन पत्तों के ऊपर पड़ते हैं तो वो चरमराहट की आवाज़ करते हैं, चरमराहट की आवाज़ उनमें से आती है। तो इन तीन पंक्तियों का अर्थ ये है कि चलती सड़क के किनारे, जब मैं सड़क के किनारे चल रहा था और सड़क के दोनों ओर जो लाल बजरी बिछी हुई होती है, ऊंचे तरुवर से गिरे उन सड़क के किनारे जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े हुए हैं, उन वृक्षों से बड़े बड़े
जो पीले पड़ गए हैं वो पत्ते नीचे गिरे, और वो पत्ते नीचे गिरने के बाद जब मैं उस सड़क के किनारे चल रहा था तो वो मेरे पैरों के नीचे आए और वो कैसी आवाज़ करने लगे, चरमर की आवाज़, चरमराहट की आवाज़ करने लगे। ये बिल्कुल एक बिंब बन रहा है यहाँ पर जब हम सड़क पर चलते हैं और पतझड़ की ऋतु में जब पेड़ों से पीले पत्ते सूख करके और नीचे गिर जाते हैं और उनके ऊपर जब हमारा पैर पड़ता है तो चरमराहट की आवाज़ आती है। तो ये एक दृश्य बिंब का उदाहरण है, बिंब बन रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से कवि कह रहा है, अपने जीवन के अनुभवों को हमको बता रहा है, और हमारे भी जीवन के अनुभव ऐसे ही हैं। कवि हम में से ही एक व्यक्ति है, हमारे जैसे समाज में वो रहता है और अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से वो पीले पत्ते जो कि पतझड़ की ऋतु में नीचे गिर गए हैं वो चरमराहट की आवाज़ करते हैं जब हम चलते हैं तब। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ये बसंत ऋतु की सुबह का वर्णन है। तो क्या कहते हैं, रघुवीर साय जी कहते हैं कि कोई 6 बजे सुबह के या प्रातःकाल के 6 बजे की बात है, सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई। सुबह सुबह 6 बजे बसंत ऋतु में हवा चलती रहती है, अच्छी हवा आती है, लेकिन वो हवा ऐसी लगती है जैसे गर्म पानी से स्नान करके आई हो। यह हवा ऐसी लग रही है मानो गर्म पानी से स्नान करके आई हो। अर्थात बसंत ऋतु में सुबह सुबह के वातावरण में भी हल्की तपन महसूस होती है। सर्दी की ऋतु में सुबह सुबह के वातावरण में ठंडक रहती है, परंतु जब बसंत ऋतु आ जाती है, जब ऋतु बदल जाती है, बसंत पंचमी के बाद से ही ऋतु बदलने लगती है और बसंत ऋतु का मौसम शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बसंत ऋतु आ जाती है तो सुबह सुबह 6 बजे भी सुबह के वातावरण में थोड़ी तपन लेकर के आती है। गर्म पानी से नहाई का मतलब है उसमें तपन है, अर्थात उसमें उष्णता आ जाती है। और सुबह सुबह तो हवा चलती है, लेकिन हवा थोड़ी देर के लिए आई, फिर किसी आई, चक्करदार हवा आई, घूमते हुए हवा आई, चक्री की तरह फिरती हुई हवा आई और चक्री की तरह फिरी थोड़ी देर और फिर चली गई। अर्थात हवा ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। सुबह सुबह हवा चलती है बसंत ऋतु में और बाद में वो हवा गायब हो जाती है, चली जाती है फिरकी के समान, चक्री के समान, और वो वापस चली जाती है। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखिए, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, यहाँ पर 2 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है। सुबह को यहाँ पर स्नान करता हुआ बताया है, सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। अब जो स्नान करने की क्रिया है वो मानव और पशु पक्षियों के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन इसको प्रकृति के ऊपर इसका आरोप किया गया है। सुबह कोई स्नान करता हुआ बताया गया है और वो भी कैसे गर्म पानी से। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य है, जहाँ पर प्रकृति के जड़ पदार्थों के ऊपर या प्रकृति के ऊपर मानव की क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो सुबह को यहाँ स्नान करता हुआ बताया गया है, नहाता हुआ बताया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसके अलावा एक और अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसमें संभावना व्यक्त की गई जाती है, मानव शब्द उसमें जुड़ता है। तो यहाँ देखिए, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। सुबह सुबह 6 बजे की बात है, उस समय लग रहा है कि सुबह मानो गर्म पानी से नहा करके आई हो। ये इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि ये सुबह में जो तपन है वो तपन मानो सुबह गर्म पानी से स्नान करके आई है, इसलिए सुबह में तपन दिखाई दे रही है, तपन महसूस हो रही है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है प्यारे बच्चों। और नहाई शब्द सुबह को नहाता हुआ बताया, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य भी द्रष्टव्य है। इसके आगे देखिए, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते, ऐसे कवि कह रहा है रघुवीर साय की ऐसे ही फुटपाथ, देखो हिंदी की कविता है उसमें अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ है फुटपाथ। फुट पैर, फुट का मतलब पैर होता है, पाथ का मतलब रास्ता। जहाँ पैदल हम चलते हैं उसका जो रास्ता होता है, सड़क के दोनों ओर पैदल चलने का छोटा रास्ता बना होता है, उसको फुटपाथ कहते हैं। तो रघुवीर साय जी कहते हैं कि जब मैं सड़क के किनारे और रास्ते पर चलता हूँ, पैदल के लिए बने हुए रास्ते पर चलते चलते चलते, जब मैं
फुटपाथ पर अर्थात पैदल चलने के लिए बने हुए रास्ते पर चल रहा था। कल मैंने जाना कि बसंत आया है। तब वो पत्ते जो झड़े हुए थे नीचे, हवा गर्म आ रही है, सुबह सुबह 6 बजे हवा में तपन है और वो पानी से जैसे स्नान करके आई हो। सुबह सुबह तो हवा चलती है, परंतु वह फिरकी की तरह, चक्री की तरह थोड़ी देर घूमकर वापस चली जाती है। ये जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, और सुबह सुबह जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था, जब मैं पैदल रास्ते पर चल रहा था, तो उस समय चलते चलते मेरे मन में ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, कल मैंने जाना कि बसंत आया। फिर अचानक ही इन सारे परिवर्तनों को देख करके और मैंने अनुमान लगा लिया कि अब बसंत आ गया है, बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई है। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, फुटपाथ पर चलते 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 3 बार चलते शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर चलते 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 शब्द में जहाँ एक ही शब्द बार बार आया लेकिन अर्थ एक ही हो, चलने का अर्थ चलना ही है, यहाँ चलते शब्द का अर्थ है चलना, पैदल चलना। तो एक ही शब्द जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ एक ही रहे तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य, चलते चलते चलते, एक ही अर्थ है तीनों चलते का, इसलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इसी के साथ साथ चलते में च, चलते में च, चलते में च, 3 बार 6 शब्द की आवृत्ति हो रही है चलते में। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पर हम जो अलंकार का प्रयोग करते हैं वो है वृत्त्यनुप्रास। तो यहाँ 3 बार च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यनुप्रास भी है, और चलते चलते शब्द 3 बार आने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इस प्रकार कवि रघुवीर सहाय जी जब पैदल चलने वाले रास्ते पर चल रहे थे तो उन्होंने इन परिवर्तनों से जाना कि बसंत की ऋतु आ गई है, अर्थात बसंत आ गया है। अब आगे देखिए, और यह कैलेंडर से मालूम था। और क्या कह रहे हैं रघुवीर सहाय जी, आजकल हम बसंत ऋतु के आगमन की सूचना कैलेंडर या पंचांग से प्राप्त करते हैं, जो तिथि बताने का एक साधन होता है पंचांग। उसमें हम देख करके पता लगाते हैं कि बसंत ऋतु की शुरुआत कब होगी, बसंत ऋतु कब आएगी। हमको अपने अनुभवों के आधार पर, अर्थात प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर ये पता नहीं चलता है, केवल कैलेंडर के आधार पर हमको ये पता चलता है कि अमुक दिन की इस नियत दिन, अमुक बार इस नियत वार को, इस नियत दिन को मदन महीने की होवेगी पंचमी। मदन महीना अर्थात कामदेव का महीना, माघ का महीना, बसंत पंचमी का महीना, बसंत ऋतु का महीना। तो हम कैलेंडर में देख करके पता लगाते हैं कि अमुक की नियत मास में, नियत दिन, नियत वार को और बसंत पंचमी होगी, पंचमी तिथि आएगी और तब से बसंत ऋतु शुरू होगी। ये हमको अनुभव से पता नहीं चलता, जबकि कैलेंडर से पता चलता है। होना ऐसा नहीं चाहिए, हमें प्रकृति में होने वाले परिवर्तन और अपने अनुभव से पता चलना चाहिए कि अब ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, जबकि हमको पता केवल कैलेंडर से चलता है। अर्थात आज की जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम प्रकृति के में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं उनको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सी ऋतु की कब शुरुआत होगी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। वसंत पंचमी को हमने कैसे जाना? कार्यालयों में उस दिन छुट्टी रहती है, पूरे भारतवर्ष के कार्यालयों में बसंत पंचमी का अवकाश रहता है। तो ये सबूत के तौर पर हम ये कहते हैं कैलेंडर को देखकर कि बसंत पंचमी के दिन स्कूल, कॉलेज, अनेक कार्यालय सभी जो है उनमें छुट्टी रहेगी, उनमें अवकाश रहेगा। तो ये हम सबूत के रूप में मानते हैं कि उस दिन अवकाश रहेगा। ऐसे हमने जाना कि बसंत पंचमी आई है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल आम बौर आवेंगे। और यहाँ कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि आज के जो जन हैं, आज के जो लोग हैं वो कैसे कहते हैं, और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था। कवि कह रहा है कि हिंदी की कविताएं, मैंने अनेक कविताएं पढ़ी है जिसमें बसंत ऋतु के बारे में वर्णन होता है। तो हिंदी की कई कविताओं को पढ़ते रहने से मुझे ये पता लगा है, मुझे बसंत ऋतु की कुछ जानकारियाँ हुई है। बसंत ऋतु के बारे में मैंने जाना है कि दहर दहर अर्थात धधक धधक कर, दहकेंगे जलेंगे, कहीं ढाक के जंगल, पलाश के जंगल। अर्थात बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत ऋतु में पलाश के जो वृक्ष है जंगल में वो
चारों तरफ अपने लाल फूलों की आभा फैला देते हैं, अर्थात पलाश के वृक्ष में लाल लाल फूल लग जाते हैं। पूरा जंगल उन फूलों से भर जाता है और जंगल एकदम लाल हो जाता है, लाल रंग जंगल में चारों तरफ फैल जाता है। उस लाल रंग को देख करके ऐसा लगने लगता है जैसे कि जंगल में जो पलाश के वृक्ष है वो धधक धधक कर जल रहे हो, दहर दहर धधक धधक कर दहकेंगे, जल रहे हो। तो हमको उन लाल फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पलाश के जो जंगल है वो धधक धधक कर जल रहे हो। यहाँ इस पंक्ति में देखिए प्रिय मित्रों, दहर दहर शब्द 2 बार आया है, धधक धधक दोनों बार अर्थ एक ही है, धधकना धधकना। तो दहर दहर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि 2 बार शब्द आया परंतु अर्थ एक ही है। और दोबारा यदि दूसरा अलंकार देखें तो दहर दहर दहकेंगे, द शब्द की 3 बार आवृत्ति है, दहर में द, दहर में द, दहकेंगे। तो इस प्रकार से द इन 3 बार द की आवृत्ति होने के कारण, और यहाँ पर जो है वो वृत्यनुप्रास अलंकार है। और आगे क्या कहते हैं देखो, आम बौर आवेंगे। और बसंत ऋतु का जब महीना होता है तो आमों में मंजरी लग जाती है, आमों में बौर आ जाते हैं। बौर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों सुनो, जब आम में फल लगते हैं उससे पहले फूल आते हैं, और वो फूल जब कच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे फलों का छोटा छोटा रूप होता है, तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। और वो बौर जो होते हैं वो अधिकता में होने के कारण नीचे झड़ने लगते हैं, और जिसमें जीवनी शक्ति अधिक होती है वो बच जाता है, और वो फिर आम के रूप में पल्लवित होता है। तो अब अर्थात आम की जो फसल है वो गर्मियों में तैयार होती है। आम पकते गर्मियों में, लेकिन उससे पहले ही फरवरी के महीने में ही और बौर आने लगते हैं, अर्थात फूल आने लगते हैं। आम की पहले का जो रूप है आम का, छोटा छोटा कच्चा जो आम होता है और छोटे छोटे होते हैं, उनको आम का फूल कहते हैं। तो पहले फल से लगने वाला पहले जो फूल होता है उसको बौर कहते हैं। तो आमों में अब बौर आ गए हैं, अर्थात आमों में फूल आ गए हैं, आम के वृक्षों में फूल आ जाएंगे, तब बसंत पंचमी आएगी, ये हमको पता चलता है। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। नंदन वन का मतलब है इंद्र का उपवन या फिर आनंद देने वाले वन। अब और बसंत ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होता है, रंग, अनेक प्रकार के रंगों के पुष्प जो है वो खिल जाते हैं बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार के रंगों के पुष्प खिल जाते हैं। रस, उन फूलों में रस भर जाता है, अर्थात वो रस से युक्त हो जाते हैं वो फूल। गंध, और बसंत ऋतु में उन फूलों की जो सुगंध है वो चारों तरफ जंगल में फैलने लगती है। से लदे फंदे, तो इस प्रकार से बसंत ऋतु में जो जंगल होता है वो अनेक रंग के फूलों, रसों और सुगंध से लद जाते हैं, अर्थात वजन के भार से लद जाते हैं। लदे फंदे अर्थात भार वहन करना या वजन वहन करना। दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, और वो जो इंद्र का उपवन है या आनंद प्रदान करने वाले जो जंगल है वो सब यशस्वी होवेंगे, यश को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का परिवर्तन जब बसंत पंचमी को आएगा, बसंत ऋतु के महीने में इस प्रकार का परिवर्तन आएगा, तो ये जो वन है वो बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले हो जाएंगे, यश प्रदान करने वाले हो जाएंगे। दूर के विदेश के, अब जंगलों को दूर के विदेश के क्यों कहा गया है? एक कारण तो है कि इंद्र का उपवन वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए उसको विदेश का कहा गया है, हमसे बहुत दूर का कहा गया है। दूसरा है आनंददायी वन। आजकल जंगलों से हम दूर होते जा रहे हैं, प्राकृतिक वातावरणों से हम दूर होते जा रहे हैं, हम प्राकृतिक वातावरण से नज़दीकी नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हमने वनों से भी दूरी बना ली है। और वन हमने छोड़े भी कहाँ हैं, वनों को हम विनाश करते जा रहे हैं, वनों को हम काटते जा रहे हैं, इसलिए उन्हें दूर के बताया गया है, विदेश के बताया गया है। इसलिए हमको इस तर्क को समझ करके, इस संकेत को समझ करके और प्रकृति से नाता जोड़ना होगा, प्रकृति से दूर नहीं हटना होगा, प्रकृति से अपना जुड़ाव बनाना होगा। और इस प्रकार से बसंत ऋतु में अनेक प्रकार के रंगों के फूल खिलते हैं, उनमें रस भर जाता है, उनकी सुगंध इधर उधर फैल जाती है, और उस सुगंध को के कारण आकर्षित होकर भंवरे
चारों तरफ जंगल में गुंजार करते रहते हैं, कोयल अपनी मीठी वाणी में बोलती रहती है। इस प्रकार बसंत ऋतु का जो वातावरण होता है बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर होता है और जो वन होते हैं वो आनंद प्रदान करने वाले हो जाते हैं। नंदन वन आनंद प्रदान करने वाले वन। यहाँ प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। नंदन वन को आनंद का प्रतीक माना गया है, अर्थात नंदन वन हमारे जीवन में आनंद प्रदान करने वाला नंदन वन होता है, अर्थात आनंद की प्राप्ति हमको होनी चाहिए प्रकृति को देख करके। ये प्रतीक है, प्रतीकात्मक भाषा है इसमें। तो इस प्रतीक ये बताया गया कि नंदन जो वन है वो आनंद का प्रतीक है। आगे देखिए, मधुमस्त, पिक, भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। मधु मस्त, मधु का मतलब है रस और मस्त का मतलब है मस्ती। जो रस पी करके मस्त हो गए हैं ऐसे कौन कौन है? कोयल है और भ्रमर है। इस प्रकार फूलों का रस पी करके मस्त होकर के भौरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल मधुर स्वर में कूक रही है। अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। ये जो कोयल और भ्रमर है वो भी बसंत ऋतु में अपना अपना कार्य करते रहते हैं। कोयल मीठे स्वर में, मधुर स्वर में कूकती रहती है, भंवरे अपनी आवाज़ में गुंजार करते रहते हैं, मधुर स्वर में गुंजार करते रहते हैं। ये से रस, वृक्षों का रस पी करके, फूलों का रस पी करके और मदमस्त होकर के और इधर उधर जंगल में बसंत ऋतु में घूमते रहते हैं और अपना अपना कार्य करते रहते हैं, अर्थात अपनी मीठे स्वर को हमें सुनाते रहते हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया है। मैंने ये कभी कल्पना नहीं की थी, मैं पहले कभी जानता ही नहीं था कि इस प्रकार से और हमारी प्रकृति में परिवर्तन होता है तब बसंत ऋतु आती है। मैं तो अब तक केवल कैलेंडर से ही बसंत ऋतु के बारे में जानता था। यहाँ मैं स्वयं कभी अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो हमारे लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। समाज में रहने वाले लोगों के लिए ये कह रहा है कि समाज के लोग आजकल ऐसी जीवन जीने लगे हैं, उनकी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि वो प्रकृति के परिवर्तनों को देख करके और बसंत ऋतु के बारे में नहीं जान पाते, जबकि कैलेंडर से जानते हैं। आज के नगण्य दिन जानूंगा, आज का ये जो दिन है वो बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही न गिनती करने योग्य है, क्योंकि आज का दिन मैं ये अनुभव ही नहीं कर पा रहा हूँ, प्रकृति के परिवर्तन को देख ही नहीं पा रहा हूँ और केवल कैलेंडर से देख करके और बता रहा हूँ कि बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, बसंत पंचमी आई है। जबकि होना ये चाहिए था कि हम प्रकृति के साथ अंतरंगता रखें, हम प्रकृति के साथ जुड़ें और इस प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों के आधार पर उसको जान करके और कहें कि अब बसंत ऋतु आ गई है। जैसे मैंने जाना कि बसंत आया है, कवि कह रहा है कि बसंत का आगमन हो चुका है, लेकिन मैंने केवल और केवल कैलेंडर में देखकर ही इसको जाना है, मैं अनुभव के आधार पर इसको नहीं जान पाया। तो हमको प्रकृति से जुड़ाव बनाना चाहिए और जब हम प्रकृति से जुड़ाव बनाएंगे तभी जा कर के और हम अपनी प्रकृति के नज़दीक आ सकेंगे और अपना मानव जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये इस कविता का अर्थ था प्यारे बच्चों। शुरू की जो 2 लाइन है उसमें देखिए आप, जैसे बहन दा कहती है, जिस प्रकार से मेरी बहन मुझे दादा कह करके पुकारती है। यहाँ पर ये कहा है कि जिस प्रकार से मेरी बहन मुझे दादा कह करके पुकारती है, ऐसे किसी मकान के में जो अशोक का वृक्ष उगा हुआ था उस पर जो चिड़िया बैठी थी, जो कोयल बैठी थी, वो कूकी और उसने अपना मधुर स्वर सुनाया। वैसे ही जैसे मेरी बहन मुझे कहा करती है, वैसे ही संसार को कोयल ने अपना मीठा गाना सुनाया। चलती सड़क के किनारे, जैसे हम सड़क पर चलते हैं, उस सड़क के दोनों तरफ लाल बजरी बिछी हुई होती है पैदल चलने वालों के लिए। वहाँ पर सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों से जो पीले पत्ते थे, वो बड़े बड़े पीले पत्ते झड़ करके और नीचे गिरे और जब वो मेरे पैर के नीचे आए तो वो चरमर की आवाज़ उनसे होने लगी। कोई सुबह 6 बजे, प्रातः 6 बजे का जब वातावरण रहता है बसंत ऋतु में, तब भी उसमें तपन होती है सुबह के वातावरण में और ऐसा लगता है कि जैसे सुबह गर्म पानी से नहाकर आई हुई हो। खिली हुई हवा आई
हवा सुबह सुबह तो चलती है, अच्छी हवा सुबह आती है, लेकिन वो फिरकी के समान होती है, चक्री के समान होती है। वो आती है, थोड़ी देर चक्कर लगाती है और फिर चली जाती है। ऐसे ही फुटपाथ पर चलते 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 जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था तो इन परिवर्तनों से मैंने जाना कि बसंत ऋतु आ गई है। और ये मैंने कैलेंडर से मालूम किया, ये मैंने अनुभवों से नहीं जाना, केवल पंचांग से मालूम किया, उसमें देख करके कि इस वर्ष के इस महीने में इस दिन इस बार को और बसंत ऋतु की पंचमी आएगी। और उस बसंत पंचमी जब आएगी उसका प्रमाण यह है कि उस दिन दफ्तरों में या फिर कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। और कई हिंदी की कविताएं मैंने पढ़ी है, इनके पढ़ते रहने से ही मैं जान पाया हूँ, उनमें पढ़ा था इसलिए मैं ये जानता हूँ कि जब बसंत ऋतु आएगी तब पलाश के जंगल जो है वो लाल फूलों से खिल उठेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि धधक धधक कर जंगल जल रहा हो। लाल फूलों की अधिकता के कारण आम बौर आवेंगे। आम में जो फल लगते हैं उससे पहले जो फूल आते हैं, जो छोटे छोटे कच्चे फल आते हैं, उनसे लद जाएंगे आम, उनका भार आम के ऊपर आ जाएगा। रस रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। और उस समय बसंत ऋतु में अनेक रंगों के फूल खिल जाते हैं, उन फूलों में रस भर जाता है और उसकी गंध इधर उधर चारों तरफ फैलने लगती है, लदे फंदे। और इस प्रकार से बसंत ऋतु में ये जो जंगल होते हैं वो चारों तरफ से बहुत ही घिर जाते हैं इन रंग से, रस से, गंध से, भंवरे से, कोयलों से आदि से। दूर के विदेश की, इन जंगलों को दूर के विदेश के इसलिए कहा है कि एक जो इंद्र का जो उपवन है वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए विदेश और दूर का कहा है। दूसरा कारण है हम आजकल जंगलों से दूर होते जा रहे हैं, हम जंगलों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, हम जंगलों से दूरी अपनाते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर हटते हुए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें दूर का विदेश का कह करके और हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहा है। यहाँ पर ये जो नंदन वन है अर्थात आनंद देने वाले वन हैं, वो हमको तभी आनंद दे सकेंगे, तभी ये यशस्वी बन सकेंगे जब हम इनसे जुड़ाव करें। मधुमस्त पे पेड़ पुष्पों का जो रस है उसको पी करके मस्त होकर के, और कोयल मधुर स्वर में कूकती है, भंवरे गुंजार करते हैं और वे अपना अपना कार्य करते हैं। कृतित्व का मतलब है कार्य, वो अपना अपना कार्य करते हैं, अपना अपना अभ्यास करके दिखाते हैं। यहाँ अपना अपना शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ए की आवृत्ति होने के कारण 6 का अनुप्रास अलंकार भी है। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया है। मैं इस बात को अब तक नहीं जानता था, मुझे इस बात का अनुभव नहीं था, मुझे तो केवल कैलेंडर से पता चला है कि आज बसंत पंचमी का दिन है और आज से बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई है, अब बसंत ऋतु आएगी। आज के ये जो दिन है मेरे लिए वो तुच्छ ही कहा जाएगा या वो न गिनने योग्य होगा, क्योंकि मैं अनुभव से नहीं बता पाया इस चीज़ को और मैं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को भी दृष्टिगोचर नहीं कर सका। प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को मैं पहचान नहीं पाया, इस कारण ये जो मानव है वो प्रकृति से दूर हटता जा रहा है। तो हमको प्रकृति से जुड़ाव रखना चाहिए, प्रकृति से गहन जुड़ाव ही हमारे लिए अच्छा है, इससे प्रकृति का भी भला है, इससे इंसान का भी भला है। तो इस प्रकार से ये कविता थी जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। जैसे बहन दा कहती है, यहाँ रघुवीर साय जी कहते हैं कि मेरी बहन मुझे बड़े प्रेम से और मधुर स्वर में दा कहकर पुकारती है। जिस प्रकार से पुकारती है वैसे ही किसी बंगले में या किसी मकान में कोई अशोक का वृक्ष है, उस पर चिड़िया कूकती है, उस पर कोयल जो होती है वो अपनी मधुर स्वर में आवाज़ में गाती है। यहाँ देखिए 7वें लाइन में देखिए, खिली हुई हवा आई फिरकी सी, फिरकी के समान, चक्री के समान सी शब्द आया है। यहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। देखिए बच्चों, फिरकी सी शब्द सा से सी शब्द जहाँ आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर फिरकी सी में उपमा अलंकार होगा। अब हम विशेष की बात करें बसंत आया कविता में, तो विशेष में हम पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि बसंत आया कविता में हमको प्रकृति से जुड़ने की बात कही गई है। प्रकृति से जो हम कटते जा रहे हैं, प्रकृति से जो हम दूर होते जा रहे हैं, उसके बजाय हम प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनको अनुभव करें, इस बात को कवि ने बताया है। शैली की बात करें तो इस कविता की शैली प्रतीकात्मक है। प्रतीक के माध्यम से यहाँ
नंदनवन, नंदनवन को आनंद का प्रतीक माना गया है। अर्थात नंदनवन जब फलित होगा, जब हम प्रकृति से और अपना रिश्ता जोड़ लेंगे, तब वो नंदनवन बन पाएगा। अर्थात हमको प्रकृति से जुड़ाव पर हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। तो शैली यहाँ पर प्रतीकात्मक है। बिंब, बिंबों का प्रयोग कई जगह पर हुआ है, जैसे कि सभी जगह पर कोई 6 बजे सुबह गर्म पानी से नहाई हो, यहाँ पर एक बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है कि सुबह कैसी होती है, सुबह में कैसी तपन होती है। बसंत ऋतु की सुबह में हल्की सी तपन आ जाती है। फुटपाथ पर चलते चलते जब हम सड़क पर चलते हैं तो उसका भी बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है। तो ये दृश्य बिंब बन रहे हैं सारे। ऊंचे ऊंचे तरुवर से गिरे ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं हमको। पढ़ने से ही हमारे मस्तिष्क में ऊंचे ऊंचे चित्रों का, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का चित्र बनता है, तो इसको दृश्य बिंब कहेंगे हम। किसी बंगले के ऊपर, किसी मकान के ऊपर और अशोक के वृक्ष में कोई कोयल बोल रही है, तो यहाँ भी एक बिंब बन रहा है हमारे मस्तिष्क में कि कोयल इस प्रकार से बोलती है। तो और दहर दहर देखेंगे कई ढाक के जंगल, जंगलों में जो पलाश के फूल है लाल लाल, उसको जलते हुए जिससे वो प्रतीत हो रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे मस्तिष्क में और वो चित्र अंकित होते हैं। तो यहाँ पर ये बिंब बनते हैं। भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी भाषा है, और इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं तद्भव जिनका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आपको विशेष में लिखना है तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ में अंग्रेजी शब्द फुटपाथ का भी प्रयोग किया गया है। अब तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, दूसरी पंक्ति में देखिए। कूकी, कूकना, बोलना, ये शब्द तद्भव है। चुरमुराए, ये देशज शब्द है, तद्भव शब्द है, ये तत्सम से बने हैं। चुरमुराए, चरमराने की आवाज़। पियर आए, ये शब्द भी तद्भव है। नहाई हो, ये भी ग्रामीण शब्द है, तो देशज या तद्भव शब्द नहाई हो। फुटपाथ, ये अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर जो तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, और अंग्रेजी के फुटपाथ शब्द का भी प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। छंद पूछे तो यहाँ पर मुक्त छंद प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। ये छंद युक्त कविता नहीं है, ये छंद मुक्त कविता है। तो इसमें प्रतीकात्मकता भी है, इसमें बिंब भी है, ये छंद मुक्त कविता है, इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है, भली प्रकार से समझ आने वाली है, बोधगम्य है। इस प्रकार भाषा के बारे में लिखेंगे तो ये 4-5 बिंदु आप विशेष में लिख दोगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने बसंत आया कविता का अर्थ आपको 2 बार बताया। बहुत अच्छी तरीके से ये अर्थ आपके समझ में आएगा। इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखें, आपके समझ में आएगा। और आप परीक्षा में बसंत आया कविता से यदि कोई पद्यांश आता है तो अच्छी प्रकार से आप कर सकोगे, इस बात की मुझे आशा है। अब हम अगले जो रघुवीर साय जी की कविता है तोड़ो, उसको आपके सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। आज हमने बसंत आया कविता पढ़ी और अगली कविता तोड़ो पढ़ेंगे, जो कि रघुवीर साय जी की है। आज के लिए इतना ही। ओके।